सुप्रभात बच्चों। पिछले व्याख्यान में हमने परमाणु भार, ग्राम परमाणु भार, तुल्यांकी भार इत्यादि के बारे में पढ़ा। आज हम देखते हैं मोल संकल्पना। किसी पदार्थ के 1 ग्राम परमाणु में उतने ही परमाणु होते हैं जितने कि कार्बन 12 के 1 ग्राम परमाणु में, अर्थात 12 ग्राम कार्बन 12 में। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में परमाणुओं की संख्या किसी पदार्थ के 1 ग्राम अणु में उपस्थित अणुओं की संख्या के बराबर होती है, जो कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं के संख्या के बराबर होती है। अर्थात 1 ग्राम परमाणु में कार्बन परमाणुओं की संख्या बराबर 12/1.99264 × 10⁻³ या 6.0221367 × 10⁻23 परमाणु प्रति ग्राम परमाणु, ये अवोगाद्रो संख्या है। अर्थात 1 ग्राम परमाणु में प्राप्त कार्बन 12 के परमाणुओं की संख्या के मान को अवोगाद्रो नियतांक या अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। अब किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें 6.022 × 10⁻23 परमाणु या अणु होते हैं, वह उस पदार्थ का 1 मोल कहलाता है। अर्थात किसी पदार्थ का 1 मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उतने ही मूल कण होते हैं जितने कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम या 12 ग्राम में उपस्थित होते हैं। अर्थात जिसमें मूल कणों की संख्या 6.022 × 10⁻23 होती है। देखिए लिखा हुआ है 1 मोल सामान्यतः अवोगाद्रो संख्या के बराबर। 1 मोल परमाणु भी उतने ही परमाणु होंगे, 1 मोल अणु में भी उतने ही अणु होंगे, और 1 मोल आयन में आयन भी उतने होंगे और इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होंगे। अब देखते हैं मोल संकल्पना तथा परमाणु अणु के वास्तविक निरपेक्ष द्रव्यमान। इसकी सहायता से परमाणु व अणु के वास्तविक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। सबको पता है 1 ग्राम परमाणु में परमाणुओं की संख्या अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। अर्थात पदार्थ के 6.022 × 10⁻23 परमाणुओं का द्रव्यमान उनके ग्राम परमाणु भार के बराबर होता है। इसी के आधार पर हम गणना कर सकते हैं। देखिए कुछ गणना है इसमें। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1.008 एटॉमिक मास यूनिट। ग्राम परमाणु भार जो होगा वो इतने ही ग्राम होगा। हाइड्रोजन के इतने ही ग्राम में परमाणुओं की संख्या अवोगाद्रो संख्या यानी 6.022 × 10⁻23 परमाणु होंगे। हाइड्रोजन के 1 परमाणु का वास्तविक निरपेक्ष द्रव्यमान होगा उसका भार बटे अवोगाद्रो संख्या बराबर 1.67 × 10⁻24 ग्राम।
इसी प्रकार ऑक्सीजन का अगर देखें तो 16 बटे अवोगाद्रो संख्या यानी 2.66 गुणे 10⁻23 ग्राम। किसी पदार्थ के 1 ग्राम अणुभार में 6.022 गुणे 10⁻23 अणु होते हैं। दूसरे शब्दों में इतने अणुओं का द्रव्यमान ग्राम में पदार्थ के अणुभार के बराबर होगा। जैसे हाइड्रोजन का अणुभार है 2.016 ग्राम में अगर देखें तो इतने ही ग्राम हो जाएंगे। इसमें अणुओं की संख्या अगर देखेंगे तो 2.016 ग्राम में अणुओं की संख्या 6.022 गुणे 10⁻23 होगी। हाइड्रोजन के एक अणु का वास्तविक निरपेक्ष द्रव्यमान होगा अणुभार बटे अवोगाद्रो संख्या यानी 3.348 गुणे 10⁻24 ग्राम। इसी प्रकार अगर नाइट्रोजन का कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 4.65 गुणे 10⁻23 ग्राम। तो मोल संकल्पना के आधार पर परमाणु अणु के वास्तविक द्रव्यमान यानी परमाणु भार और अणुभार की गणना कर सकते हैं। अब मोलर द्रव्यमान किसी विशिष्ट प्रकार के प्रारंभिक कणों, ये अणु परमाणु और आयन हो सकते हैं, के 1 मोल का ग्राम में द्रव्यमान उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। परमाणु के संबंध में मोलर द्रव्यमान ग्राम परमाणु भार या 1 ग्राम परमाणु भार के तुल्य होगा। किसी परमाणु का ग्राम में मोलर द्रव्यमान एटॉमिक मास यूनिट में उसके आपेक्षिक परमाणु भार के संख्यात्मक मान के बराबर होता है। किसी अणु का ग्राम में मोलर द्रव्यमान एटॉमिक मास यूनिट में उसके आपेक्षिक अणुभार के संख्यात्मक मान के बराबर होगा। अब मोलर आयतन या ग्राम आणविक द्रव्यमान क्या है? अवोगाद्रो की परिकल्पना के अनुसार समान ताप व दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। चूंकि 1 ग्राम अणुभार गैस में अणुओं की संख्या अवोगाद्रो संख्या यानी 6.022 गुणे 10⁻23 के बराबर होती है। इसलिए गैसों के 1 ग्राम अणुभार के आयतन भी बराबर होने चाहिए। अब सूत्र भार तथा अणुभार। कोई भी पदार्थ जिस रासायनिक सूत्र से प्रदर्शित होता है उसमें उपस्थित सभी परमाणु के परमाणु भार का योग उसके सूत्र का भार कहलाता है। जैसे जल के सूत्र का भार 2 गुणे हाइड्रोजन का भार धन ऑक्सीजन का भार यानी 18.016 एटॉमिक मास यूनिट। किसी पदार्थ का अणुभार उसके अणुसूत्र में उपस्थित सभी परमाणु के परमाणु भार के योग के बराबर होगा। जैसे एल्युमिनियम क्लोराइड के सूत्र का भार AlCl3 होता है 1 गुणे एल्युमिनियम का भार धन 3 गुणे क्लोरीन का भार यानी 1 गुणे 26.98 धन 3 गुणे 35.45 बराबर 133.33 एटॉमिक मास यूनिट। अब आयनिक यौगिकों में मोल संकल्पना क्या है? जितने भी आयनिक यौगिक हैं वो धनायन और ऋणायन कणों से मिलके बनते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड धनायन सोडियम आयन और ऋणायन क्लोराइड आयन से मिलके बना है, जो कि एक विशेष व्यवस्था में जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। आयनिक यौगिक के जालक में अणु उस प्रकार नहीं पाए जाते जिस प्रकार दूसरे यौगिकों में पाए जाते। अतः यह आयनिक यौगिक का सूत्र उसके अणु को व्यक्त नहीं करता, यह सामान्यतया जालक की इकाई को व्यक्त करता है।
मूल अवधारणा पर आधारित घटनाओं को सरल रूप में करने के लिए निम्न सूत्रों का प्रयोग करते हैं। अब जैसे इसको बड़ा करते हैं, ए के मोल अगर n है तो ये बराबर तत्व के ग्राम परमाणु बराबर तत्व का द्रव्यमान बटे तत्व का परमाणु द्रव्यमान। ऐसे ही बी यौगिक के n मोल हैं तो यौगिक के ग्राम अणु होंगे यौगिक बी का द्रव्यमान बटे यौगिक बी का आणविक द्रव्यमान। अगर यौगिक या तत्व के मोल n है तो ये बराबर होगा कणों की संख्या बटे अवगाद्रो की संख्या। गैस के मोल अगर n है तो गैस का एनटीपी पर आयतन बटे 22.4। चूंकि एनटीपी पर किसी भी गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है, इसलिए उसका मोल ज्ञात करने के लिए 22.4 की भाग देते हैं। अब मोल के विभिन्न संबंध को इस चित्र के माध्यम रेखा चित्र के माध्यम से समझेंगे। जैसे मान लीजिए बीच में एक मोल है, इस मोल को अगर मानक ताप और दाब पर एक गैस के रूप में देखें तो यह 22.4 लीटर उसका आयतन होगा और यह उसके मॉलिक्यूलर मास या अणुभार के बराबर होगा। अगर परमाणु है तो 1 ग्राम एटम जो होगा यानी 1 मोल जो परमाणु होगा वो 6.022 गुणे 10⁻23 परमाणुओं को रखेगा और यह भी उसके परमाणु भार के बराबर होगा। वैसे ही नीचे देखें यौगिक को, अगर 1 मोल यौगिक होगा तो वह 6.022 गुणे 10⁻23 यूनिट को रखेगा और उसका यह सूत्र का भार होगा, फार्मूला मास। अगर अणु है, एक ग्राम अणु है तो उसमें भी अणुओं की संख्या अवगाद्रो संख्या के बराबर होगी और उन सबका भार उसका अणु भार होगा। तो इस रेखा चित्र के माध्यम से हम आयन, अणु, परमाणु और यौगिकों के विभिन्न दशाओं में मोलों के बारे में पता करते हैं या पढ़ते हैं। अब आते हैं प्रतिशत संघटन, मूलानुपाती सूत्र, अणु सूत्र तथा संरचना सूत्र। प्रतिशत संघटन है क्या? किसी यौगिक के 100 भागों में तत्व के भागों की संख्या को उसका द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। मतलब 100 के सापेक्ष अगर कुछ भी ले लें तो वह उसका प्रतिशत मात्रा, अगर द्रव्यमान है तो द्रव्यमान प्रतिशत, भार है तो भार प्रतिशत, आयतन है तो आयतन प्रतिशत, ये सब हम निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे द्रव्यमान प्रतिशत दिया गया है, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर यौगिक में तत्व का द्रव्यमान बटे यौगिक का आणविक द्रव्यमान गुणे 100। इसके आधार पर हम अलग अलग यौगिकों में अलग अलग परमाणुओं के प्रतिशत संघटन ज्ञात कर सकते हैं। अब आते हैं रासायनिक सूत्र पे। रसायन विज्ञान में तत्वों और यौगिकों को संक्षेप में प्रदर्शित करने की परंपरा है या आवश्यकता है, जिससे हम उसे आसानी से पढ़ सकें। इसलिए तत्वों यौगिकों को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करते हैं। इनको रासायनिक सूत्र कहा जाता है। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके अणु को प्रदर्शित करता है।
जिसमें विभिन्न तत्वों के प्रतीकों के संख्यात्मक मान में के सहित प्रदर्शित करते हैं, जो यौगिक में उपस्थित संबंधित तत्वों के परमाणुओं की संख्या को व्यक्त करता है। जैसे मान लीजिए सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO4 है। यहाँ यह स्पष्ट है कि इस सूत्र में दो हाइड्रोजन परमाणु, एक सल्फर परमाणु तथा 4 ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित हैं। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित 3 प्रकार का हो सकता है: मूलानुपाती सूत्र, अणु सूत्र और संरचना सूत्र। मूलानुपाती सूत्र में यौगिक के एक अणु में उपस्थित विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के साधारण पूर्णांक का अनुपात पता चलता है। जैसे बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र CH है। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं का अनुपात 1:1 है। वैसे ही ग्लूकोज में CH2 है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 है। अर्थात मूलानुपाती सूत्र के द्वारा यौगिक में उपस्थित परमाणुओं का आपेक्षिक अनुपात पता चलता है। अब इसके बाद आते हैं अणु सूत्र। इसके द्वारा यौगिक के एक अणु में उपस्थित विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की वास्तविक संख्या का पता चलता है। जैसे बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र CH था, इसका अणु सूत्र होता है C6H6, अर्थात बेंजीन के एक अणु में 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु हैं। इसी प्रकार ग्लूकोज का अणु सूत्र है C6H12O6, इसका मूलानुपाती सूत्र था CH2O, मतलब 1:2:1। अणु सूत्र है C6H12O6, अर्थात ग्लूकोज में उपस्थित कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणुओं की वास्तविक संख्या 6, 12 और 6 है। अब आते हैं संरचना सूत्र पे। मूलतः संरचना सूत्र के द्वारा यौगिक के एक अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों की व्यवस्था को व्यक्त किया जाता है। अब मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र में संबंध। सामान्यतः अणु सूत्र बराबर n गुणे मूलानुपाती सूत्र है, जहाँ पर n एक पूर्णांक है जिसका मान 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, तथा किसी यौगिक के लिए n का मान उसके अणुभार में मूलानुपाती सूत्र के भार की भाग देने से पता चलता है। अब अणु सूत्र का निर्धारण। अणु सूत्र के निर्धारण में निम्नलिखित पद है। नंबर 1, मूलानुपाती सूत्र का निर्धारण। किसी भी यौगिक के मूलानुपाती सूत्र को ज्ञात करने के लिए विभिन्न तत्वों की प्रतिशतता को रासायनिक विश्लेषण के द्वारा ज्ञात करते हैं। इसमें ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा, मोलों की आपेक्षिक संख्या का निर्धारण, सरलतम मोल अनुपात का निर्धारण, पूर्णांक अनुपात का निर्धारण और इसके बाद हम मूलानुपाती सूत्र का निर्धारण करते हैं। मूलानुपाती सूत्र के निर्धारण के पश्चात हम अणु सूत्र का निर्धारण करते हैं और अणु सूत्र निर्धारित करने के लिए मूलानुपाती सूत्र में n का गुणा कर लेते हैं। अणुभार निर्धारण, जैसे मान लीजिए किसी भी यौगिक का अणुभार प्रयोगात्मक रूप से ज्ञात कर लिया। इसके लिए वाष्प घनत्व एक सरल विधि है।
और वाष्प घनत्व में 2 का गुणा करके हम अणुभार का निर्धारण कर लेते हैं और कुल करने के बाद मूलानुपाती सूत्र में n का गुणा करके हम उसके अणुभार का भी निर्धारण कर लेते हैं। अणु सूत्र के निर्धारण के लिए मूलानुपाती सूत्र के भार का निर्धारण करते हैं, फिर अणुभार का निर्धारण करते हैं, फिर n का निर्धारण और उसके बाद अणु सूत्र का निर्धारण अणु सूत्र n का गुणा करके कर लेते हैं। इन सारी प्रक्रिया को हम अध्याय खत्म होने के बाद आंकिक उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट करेंगे। अब रासायनिक अभिक्रियाओं की स्टोकियोमेट्री या स्टोसियोमेट्री। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारकों एवं उत्पादों के मोलों के सरलतम अनुपात को उनका स्टोसियोमेट्रिक गुणांक कहा जाता है तथा इससे संबंधित रासायनिक गणनाओं को अभिक्रिया की स्टोकियोमेट्री कहा जाता है। अब इसके लिए सबसे पहला है रासायनिक समीकरण। किसी रासायनिक अभिक्रिया का अभिकारकों तथा उत्पादों के सूत्रों एवं प्रतीकों द्वारा रासायनिक परिवर्तन का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे Al2SO4 प्लस BaCl2 इज इक्वल टू BaSO4 प्लस AlCl3। इसमें बाईं एवं दाईं तरफ क्रमशः अभिकारक एवं उत्पाद हैं और इसमें अभिकारक ऐसे पदार्थ हैं जो संयोग करते हैं, जबकि उत्पाद वे पदार्थ हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया में एल्युमिनियम सल्फेट का 1 मोल बेरियम क्लोराइड के 3 मोल से क्रिया करता है तो 3 मोल बेरियम सल्फेट और 2 मोल एल्युमिनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। स्टोसियोमेट्रिक अनुपात अभिक्रिया के अभिकारकों व उत्पादों के मोलों का सरलतम पूर्णांक अनुपात होता है। अर्थात रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया का वह संक्षिप्त निरूपण है जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद पदार्थों के रासायनिक सूत्र स्टोसियोमेट्रिक अनुपात में होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा उत्पादों के मोलों को प्रदर्शित करने वाले पूर्ण अंकों को स्टोकियोमेट्रिक गुणांक कहा जाता है। अब रासायनिक अभिक्रिया के लिए आवश्यक शर्त क्या है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए निम्न कुछ शर्तों का पालन करना आवश्यक है। जैसे यह विचाराधीन रासायनिक अभिक्रिया के अनुरूप होनी चाहिए, यह आणविक होनी चाहिए अर्थात सभी अभिकारक एवं उत्पाद आणविक रूप में होना चाहिए, और नंबर 3 यह संतुलित होनी चाहिए अर्थात बाईं तरफ के सभी प्रकार के परमाणुओं की संख्या दाईं तरफ के संगत परमाणुओं की संख्या के बराबर होनी चाहिए। अब दूसरा देखते हैं रासायनिक समीकरण द्वारा प्रदत्त सूचनाएं। किसी भी रासायनिक समीकरण का गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों प्रकार का विवरण प्रदान करती है। गुणात्मक विवरण समीकरण से प्राप्त होता है क्योंकि कौन कौन से अभिकारक पदार्थ अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। मात्रात्मक विवरण
रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे अभिकारकों तथा उत्पादों के अणुओं का पूर्णांक अनुपात देता है। यह अभिकारकों तथा उत्पादों के मोलों की का पूर्णांक अनुपात भी देता है। समस्त उत्पादों एवं अभिकारकों के आपेक्षिक द्रव्यमानों को बताता है तथा गैसीय अभिकारकों तथा उत्पादों के आपेक्षिक आयतन को भी प्रदान करता है। अब रासायनिक समीकरण की सीमा और सुधार हेतु परिवर्तन। रासायनिक समीकरणों की सीमाएं, कुछ सीमाएं हैं, जैसे ये अभिकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था को नहीं बताता। दूसरा, अभिक्रिया में प्रयुक्त अम्लीय तथा क्षारीय विलयन की सांद्रता का ज्ञान नहीं देता है। तीसरा, यह अभिक्रिया को नियंत्रित करने वाली अवस्थाओं जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि की सूचना नहीं प्रदान करता है। चौथा, अभिक्रिया में उत्पन्न शोषित या उत्पन्न ऊष्मा की सूचना नहीं देता। पांचवा, रासायनिक अभिक्रिया की दर को व्यक्त नहीं करता। छठा, रासायनिक समीकरण के द्वारा अवक्षेपण की सूचना प्राप्त नहीं होती तथा इससे अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता या अनुत्क्रमणीयता का ज्ञान नहीं होता। ये रासायनिक अभिक्रियाओं की कुछ सीमाएं हैं। अब इसमें कुछ गणनाएं, जैसे साधारण गणनाओं में अणुओं की आपेक्षिक संख्या, और जैसे मान लीजिए H2 + O2 = 2H2O है। भौतिक अवस्था इनकी लिखी गई है, गैस गैस सबकी। 2 अणु हाइड्रोजन का, 1 अणु ऑक्सीजन का मिल के बना रहा है 2 अणु जल का, अर्थात 2N अणु हाइड्रोजन के, N अणु मिलेंगे ऑक्सीजन से, तो 2N अणु बनेंगे जल के, अर्थात N है अवगाद्रो संख्या के बराबर 6.022 × 10⁻23, अर्थात 2N अणु हाइड्रोजन और N अणु ऑक्सीजन के मिलने से 2N अणु यानी 2 मोल जल प्राप्त होगा। दूसरा है मोलों की आपेक्षिक संख्या। इसी में देख सकते हैं 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ जुड़ के 2 मोल बनाता है जल का। अगर आपेक्षिक द्रव्यमान देखेंगे तो 2 मोल हाइड्रोजन बराबर 4.032 एटॉमिक मास यूनिट, 1 मोल ऑक्सीजन बराबर 32 एटॉमिक मास यूनिट और 2 मोल जल बराबर 36.03 एटॉमिक मास यूनिट। अगर आयतन के क्रम में देखेंगे तो 2 मोल का आयतन 44.8, 1 मोल का आयतन 22.4 ऑक्सीजन के लिए और 2 मोल का आयतन जल के लिए भी 44.8 लीटर होगा। अतः किसी रासायनिक समीकरण की सहायता से भार भार संबंधी, भार आयतन संबंधी तथा आयतन आयतन संबंधी गणनाएं की जा सकती हैं। अब देखते हैं सीमांत अभिकर्मक और उनसे संबंधित गणनाएं। वह अभिकर्मक सीमांत है जिसका रासायनिक अभिक्रिया में पूर्ण रूप से उपयोग होता है तथा जिसकी मात्रा बने उत्पाद की मात्रा को सीमांकित करती है, सीमांक अभिकर्मक कहलाता है। जैसे N2 + 3H2 = 2NH3 में 1 मोल नाइट्रोजन को 3 मोल हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराने पर 2 मोल अमोनिया प्राप्त होती है।
तो अगर मान लेते हैं कि 1 मोल नाइट्रोजन के साथ 4 मोल हाइड्रोजन की क्रिया करावें तो होगा क्या, 3 मोल हाइड्रोजन तो संयोग कर लेगा, 1 मोल नाइट्रोजन सॉरी, अगर 2 मोल नाइट्रोजन को 3 मोल हाइड्रोजन के साथ संयोग करावें तो 1 मोल नाइट्रोजन बच जाएगा, इसलिए इसमें हाइड्रोजन सीमांत अभिकर्मक का कार्य करेगा। अब विलयन से संबंधित गणनाएं, विलयन से संबंधित जो गणनाएं हैं वो क्रमशः भार प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, ग्राम प्रति लीटर, मोलरता, फार्मलता, नॉर्मलता, मोललता और मोल प्रभाज के रूप में है। क्रमशः देखें, भार प्रतिशत किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय के पदार्थ की मात्रा उसका भार प्रतिशत कहलाती है। वैसे ही किसी विलयन के 100 इकाई आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ का आयतन उसका आयतन प्रतिशत कहलाएगा। ग्राम प्रति लीटर के लिए किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा उसका ग्राम प्रति लीटर सांद्रण कहलाएगा। मोलरता के लिए निश्चित ताप पर किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित मोलों की संख्या उसकी मोलरता कहलाएगी। फार्मलता में जो विलयन आयनिक हैं और आयनों के द्वारा निर्मित समूहों के रूप में रहते हैं उनके फार्मूला वेट 1 लीटर में उपस्थित ग्राम सूत्र भार की संख्या उसकी फार्मलता कहलाएगी। नॉर्मलता निश्चित ताप पर किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उसकी नॉर्मलता कहलाएगी। मोललता के लिए किसी विलायक के 1000 ग्राम में घुलित विलेय के ग्राम मोलों की संख्या उसकी मोललता कहलाएगी। तथा किसी विलयन में उपस्थित किसी भी घटक के मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या का अनुपात मोल प्रभाज कहलाता है। तो ये सब विलयन से संबंधित गणनाएं हैं जो आगे चल के आपको विभिन्न विभिन्न अध्यायों में करना पड़ेगा। एनी क्वेश्चन? थैंक यू। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।